बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है D10 यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की रोटेशन और रिफ्लेक्शन से जो ग्रुप बनता है उसको हम D10 बोलते हैं। एक बात का यहाँ पर ख्याल रहे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि n के बारे में आपको श्योर होना चाहिए। यहाँ पर D5 लिखा हो या D10 लिखा हो उसका एक ही मतलब है, क्योंकि बाज़ किताबों में DN लिखा हुआ है और बाज़ किताबों में D2N लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात यह है कि n हमारे पास कितना है, 5 है। 2 तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो n हमारे पास कितना है, 5 है। इसका मतलब 5 वर्टिसेस वाली हमें एक पॉलीगॉन चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है, पेंटागन है। अब हमें इस चीज़ का पता है कि हमने इस पेंटागन में किसी किस्म की कोई जो है इसको रोटेशन या रिफ्लेक्शन नहीं की, ये हू बहू हमने लिख दिया है। ये पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपको याद हो, वो फार्मूला ये था कि हमें कैसे पता चले कि हमने किस एंगल पर जो है रोटेट करना है। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था जो इसका थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2π/n के इक्वल। अब चूंकि यहाँ पर जो हमारे पास n है वो 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2π/5, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है 720, नीचे 5, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास कितना आ गया, 144। इसका मतलब हमने रोटेशन किस एंगल के थ्रू करवानी है, हर बार जो रोटेशन होगी वो 144 के एंगल पे होगी। दुरुस्त बात, ठीक हो गया। अब देखें, जब आपने एक बार रोटेट करवाया तो अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, अगला एलिमेंट आ जाएगा ये 4 इस पोजीशन पे है, या बल्कि आप यूँ समझे पहले 1 इधर था, अब आप यहाँ से स्टार्ट ले लें, एक ही बात है। ठीक है जी। और इसका नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे ए। ओके, आगे चलते हैं। अब 1 इस पोजीशन से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और ये 5। ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये है ए स्क्वायर। उससे आगे अब 5 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 5 इधर आ गया, 1 2 3 और ये 4। ये कौन सा एलिमेंट बना, ए क्यू। आपने तब तक रोटेशन अप्लाई करते जाना है जब तक आइडेंटिटी ना बन जाए। अगला एलिमेंट, अब आप 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। एक मिनट, ठीक है जी। इस एलिमेंट का नाम क्या है, A4। उसके बाद अब आप नोट करें, जैसे ही आप एक और रोटेशन लेंगे, हम ले लेते हैं, हालांकि इसने बन आइडेंटिटी जाना, लेकिन हम वही तो चेक करना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी कहाँ पर जाके बन रहा है। देखिए 5 इधर था ना, अब ये 1 इधर था ना, अब ये 1 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। आप चेक कर लें, A5 जो है असल में वो क्या है, वो आइडेंटिटी। इसका मतलब एक ऑर्डर क्या है, 5 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपने गौर से बात सुननी है, अगला क्या काम है हमारा। देखिए पेंटागन के बारे में अगर हम देखें तो पेंटागन की जो हम रिफ्लेक्शन है वो किस तरह ले सकते हैं। एक हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, बाद में हम रिफ्लेक्शन से ही रोटेशन बनाते जाएंगे। देखें, आप गौर कीजिएगा, 1 2
3 4 5 है ना हमारे पास आइडेंटिटी। इसके ऊपर हम रोटेशन अप्लाई कर रिफ्लेक्शन अप्लाई करने लगे, और रिफ्लेक्शन भी मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, इस एलिमेंट से, यहाँ से। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज़ इधर चली जाएंगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी, यानी कि 5 इधर और 2 इधर, 4 इधर और 3 इधर। तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा 1 तो अपनी जगह पे ही है, 5 इधर 2 इधर 4 इधर 3 इधर, इसका हमने नाम रख दिया बी। ठीक है जी। अब हमने लिखना है ए बी। क्या लिखना है हमने, ए बी। देखिए ज़रा वो कैसे लिखेंगे। आप ये देखिए कि ए बी का मीनिंग क्या है। पिछली वीडियो में भी बताया था, ए बी का मीनिंग क्या है कि बी जो आपके पास एलिमेंट है उसको इस एंगल पे रोटेट कर दें। ये बी है, अब इन्हीं के ऊपर जो है बारी बारी रोटेशन अप्लाई करते जाएं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम 2 से भी जो है वो रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। मैं आपको आसानी से जो है बता रहा हूँ, ये बी है। अब आप इस बी को पकड़ लें और बारी बारी इसी के ऊपर रोटेशन अप्लाई करते जाएं और अगले एलिमेंट्स बनते जाएंगे। देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, ये है बी, रोटेशन अप्लाई करें, 2 इधर है, अब ये 2 इधर आ जाएगा, 2 1 5 4 और 3, ये एलिमेंट आपके पास बन गया। क्लियर होगी बात। अगला देखिए, ए स्क्वायर बी कैसे आएगा। अब आपको चाहिए ए स्क्वायर बी। देखें 1 इधर है, अब यहाँ से स्टार्ट ले लें। भला क्या है, ये बी है ना, बी के ऊपर 2 बार रोटेशन अप्लाई करें। तो बजाय कि हम इस बी के ऊपर 2 बार रोटेशन अप्लाई करें, एक बार तो रोटेशन हमने अप्लाई की हुई ना, इसी के ऊपर दोबारा एक और कर दें। यानी कि यार पुराने एलिमेंट के ऊपर ही रोटेशन अप्लाई करते जाओ तो नया एलिमेंट मिलता जाएगा। इसी के ऊपर कर दो रोटेशन अप्लाई। तो देखो 1 यहाँ पर था, अब इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 1, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। एक एक जो जगह है उनकी वो बदलती जाएगी। उसके बाद अगला एलिमेंट आपको लिखना है। सर हमने कितनी वैल्यूज़ तक जाना है, 5 तक लिया है ना आपने, 5 तक। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट के लिए मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि ओके, आप गौर करें, जो D10 है हमारे पास, जिसको हम D5 भी बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ए बी सच दैट A5 पे आइडेंटिटी दे रहा है ना, A5 बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, और ब्रैकेट्स दूसरी लगाएंगे हम। अब इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, A4। अब A5 पे तो आइडेंटिटी दे दी, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद बी लिखिए। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, और लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A4 बी। यानी कि आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है जी, ओके। तो हम अपने उसी बात पे वापस आते हैं। अच्छा, तो मेरा भाई हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, ए क्यूब बी अब आपको लिखना है, इसी को फिर रोटेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब 1 इधर आ जाएगा, 1 5 4 3 और ये 2।
लास्ट एलिमेंट रह गया हमारा, वो अब हम लिखते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कौन सा एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट, दैट इज़ A4 और B है। ओके, यहाँ पर 1 है, अब 1 इधर चला जाएगा। 1 5 फिर 4 फिर 3 और फिर ये 2। ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं ये लिखे गए। अब अगली क्या बात है, अब हम आते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि सर आप कैले टेबल बनाएं इसका, उसकी जो है हमें समझ नहीं आ रही, उसका कैले टेबल बनाएं। तो अब हम इसके कैले टेबल के ऊपर आते हैं। अब गौर से ये बात सुनिएगा आप ज़रा, देखिए तो मेरा भाई, हम इसके कैले टेबल के ऊपर आ चुके हैं। अब आप देखें, जो एलिमेंट्स हमारे पास थे D10 के अंदर, उनको वर्टिकली भी लिख लिया और हॉरिजेंटली भी लिख लिया। सबसे पहली बात है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ने कोई इफेक्ट नहीं डालना, आइडेंटिटी इनके साथ जब ऑपरेट होगा तो यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं ए के ऊपर। देखिएगा, ये ए आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ, ए आ गया। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर, ए को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, ए को ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया A4, ए को A4 से मल्टीप्लाई किया A5 आया, और हमें पता है A5 किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी की इक्वल है। A5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, कहाँ तक बात हो चुकी है? यहाँ तक। फिर इस A को B से मल्टीप्लाई किया, AB आ गया। फिर इस A को AB से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, A को इस AB से मल्टीप्लाई करेंगे, चलें ये तो सिंपल ही है। A को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? A स्क्वायर B। A को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करेंगे A क्यूब B। A को A क्यूब B से मल्टीप्लाई करेंगे A4B, और A को A4B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आ जाएगा। कैसे B आ जाएगा? देखें, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। A को A4B से जब हम करेंगे ऑपरेट, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा A5 और B, और हमें पता है A5 किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी की इक्वल है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? B। तो ये यहाँ तक पहुँच चुकी। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर मुश्किल होगी मैं वो आपको दिखा दूँगा। अच्छा, उसके बाद है ए स्केयर को आइडेंटिटी से करेंगे ए स्केयर को ए से करेंगे ए क्यूब, ए स्केयर को ए स्केयर से करेंगे A4, ए स्केयर को ए क्यूब से करेंगे A5 आएगा, और A5 क्या है? आइडेंटिटी है। ए स्केयर को A4 से करेंगे तो A6 आएगा, A5 आइडेंटिटी हो जाएगा, बाकी A बचेगा। ए स्केयर को B से करेंगे A स्केयर B, ए स्केयर को ए बी से करेंगे तो A क्यूब B, ए स्केयर को ए स्केयर B से करेंगे तो A4B, ए स्केयर को ए क्यूब B से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? A5B, और अभी हमने देखा है वो B के इक्वल है। ए स्केयर को A4B से करेंगे तो ये बन जाएगा A6B, और A6 किसकी इक्वल हो जाएगा? A5 तो क्या है? आइडेंटिटी है, तो ये क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। ठीक होगी बात जी? ओके, आगे देखिए, ए क्यूब की बारी। आइडेंटिटी को इसके साथ किया A क्यूब, ए को ए स्केयर से ए क्यूब से किया A4, ए क्यूब को ए स्केयर से किया तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी के बाद ए क्यूब को जब ए क्यूब से करेंगे तो A6 आएगा, वो A बन जाएगा। ए क्यूब को A4 से करेंगे तो A7 आएगा, और A5 तो क्या आइडेंटिटी है, तो पीछे A स्केयर बचेगा। ठीक है जी। उसके बाद कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम? कहाँ तक पहुँच चुके थे? ए क्यूब को A4 से करेंगे तो A7 आएगा, और ए स्केयर बचेगा। फिर ए क्यूब को B से करेंगे A क्यूब B, ए क्यूब को AB से करेंगे तो A4B, ए क्यूब को A स्केयर B से करेंगे तो A5 बनेगा ना, A5B, तो वो खाली B रह जाएगा। फिर ए क्यूब को ए क्यूब B से करेंगे तो A6 बनेगा, और A5 आपको पता है क्या है? आइडेंटिटी है, तो पीछे AB बचेगा। A4 को A4 से करेंगे तो A8 बनेगा। ठीक है जी। A4 को कर रहे हैं कि ए क्यूब को कर रहे हैं? ए क्यूब को कर रहे हैं। ए क्यूब को A4 से करेंगे तो A7 बनेगा, और वो बाकी क्या बचेगा? A स्क्वायर भी बचेगा। इसी तरह A4 वाला बिल्कुल सिंपल है, ये वाले थोड़े से डिफरेंट हैं, इनको हम देख लेते हैं।
बी की बारी है, बी को ई से करेंगे तो बी आ जाएगा, बी को ए से करेंगे। अब है मज़ेदार बातें, देखें ज़रा गौर से सुनिएगा। हमें इस चीज़ का पता है मेरा भाई, एज वी नो डैट डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर रहते हुए हमें पता है ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए इनवर्स के। हर डाईहेड्रल ग्रुप के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह फिर यहाँ से बी ए अगर लिखें तो वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी बन जाएगा। अब हमें इस चीज़ का पता है क्या, यहाँ पर D10 के अंदर रहते हुए A5 किसकी इक्वल आइडेंटिटी के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A4 डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, ए जो है A4 का इन्वर्स है और A4 जो है वो ए का इन्वर्स है। तो A4 जो है वो किसकी इक्वल है, ए इन्वर्स की। यही मीनिंग है ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी की इक्वल होता है इसका मतलब वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सेज होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, A4 के। तो बी ए किसके इक्वल बन गया, यहाँ पर बी ए किसके इक्वल बन गया, आप चेक कर लें ये वाला एलिमेंट, ये क्या बन जाएगा, A4 बी बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बी को जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपसे यूं कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है मेरा भाई कि बी ए स्केयर किसके इक्वल है। देखिए, अभी हमने देखा कि बी ए, इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए डॉट ए। अभी हमने देखा है बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के इक्वल है। किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के इक्वल है, डॉट ए। ओके, A4, इस बी ए को फिर इकट्ठा कर लें, A4 बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के। एक मिनट, बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के। तो ये क्या बन जाएगा, A8 बी। और हमें पता है A5 तक तो आइडेंटिटी आ जाना, पीछे कितने एलिमेंट्स बचे, 3। यार मैं ये कह रहा हूँ A5 डॉट ए क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं। A5 किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के, पीछे क्या बचा, ए क्यूब बी। इसका मतलब क्या है, बी ए स्केयर किसके इक्वल है, ए क्यूब बी के। ये देख लीजिए, ए क्यूब बी। ठीक है जी, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, बी ए क्यूब। देखिए बी ए क्यूब ये किसके इक्वल है, अभी हमने देखा है ए बी किसके इक्वल है, बी ए इन्वर्स के। और बी ए किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, ए इन्वर्स बी के। और ए इन्वर्स किसके इक्वल है D10 के अंदर, वो A4 के। ओके, अब हमने ये वाला एलिमेंट देखना है। ओके, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बी ए डॉट ए स्केयर, बी ए की वैल्यू लगा दें, वो क्या है, A4 बी डॉट ए स्केयर। ठीक है जी, ओके। अब A4 बी ए स्केयर, A4 को वैसे का वैसे रहने दें, बी ए यहाँ पर रख लें और एक ए बाहर निकाल दें। फिर वैल्यू लगाएं, कौन सी, बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के। ये कितना बन जाएगा, A9। फिर ये बी ए आ गया, फिर लगा दें वैल्यू, A9 बी ए किसके इक्वल है, A4 बी के। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, A13 बी। अब A10 तक कितना आंसर दे देगा ये आइडेंटिटी। यार देखो ना मेरा भाई, इधर देखो, इधर देखो, ए, इसको लिख सकते हैं A5 डॉट A3 डॉट बी। ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, पीछे क्या बच गया, ए क्यू बी बच गया ना। तो देख लीजिए, ये कौन सा एलिमेंट हम लिख रहे थे, ये मेरे ख्याल से मैंने उसको दोबारा ही कर दिया शायद।
जी यहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर A4 था, मैंने नीचे A5 लिख दिया है, ये मिस्टेक हुई है। ये A4 ही है, ये बन जाएगा A8, A8 ये A12 बनेगा, 12 तो ये A स्क्वायर भी आ जाएगा और वही आपके सामने एलिमेंट। उसके बाद B को A4 से करेंगे, यानी कि BA4 आपसे पूछ रहा है, BA4 ओके। BA4 किसके इक्वल होगा? अब ये मैं एक एलिमेंट ये कर रहा हूँ, इसके अलावा एक दो और मैं रैंडमली करूँगा और ये कैले टेबल आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा मेरा भाई। BA4 देखिए, हमें पता है AB जो AB है वो किसके इक्वल है? BA4 के। चलें ये तो हाल ही हो गया, AB BA4 के इक्वल है। क्यों भला? AB किसके इक्वल है? BA इनवर्स के इक्वल है। और हमें पता है कि D10 के अंदर या D5 के अंदर A का इन्वर्स क्या है? A4। तो BA किसके इक्वल आ गया? BA4 किसके इक्वल आ गया? AB के। वेयर इज़ BA4? BA4 तो ये AB एलिमेंट आ गया, ठीक है जी। फिर B को B से करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। BAB ये देख लें ज़रा, BAB। अब देखिए ज़रा जी, AB किसके इक्वल है? BA4 के। तो ये बन जाएगा B स्क्वायर A4, और हमें पता है B स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये A4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा A4। इस तरह ये हो गया, ठीक है। एक दो एलिमेंट और मैं कर देता हूँ आपके लिए, कोई भी रेंडमली। ये देखिए ज़रा, A स्क्वायर B को मैं चाहता हूँ, A स्क्वायर B को मैं चाहता हूँ A4B से मल्टीप्लाई करूँ। ये मैं एक ही कर रहा हूँ आखिरी, अब आप देख लीजिएगा क्या मैंने कहा। किसको? A स्क्वायर B को A4B से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, A स्क्वायर B और A4B। एक तो मैं हम मिटा देते हैं बार बार। AB किसके इक्वल है? BA इनवर्स। और AB किसके इक्वल? BA4। तो BA किसके इक्वल? A4B। इस बात का यूज़ करेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं, मामला तो हल हो गया। कैसे भला? A स्क्वायर B, देखो यार A4B किसके इक्वल है? वो तो BA के इक्वल है। और B और B कितना बन जाएगा? ऐसे कह रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो A स्क्वायर डॉट A, तो आंसर कितना आ जाएगा? A3। ठीक है, आप चेक कर लो, यही मैंने एलिमेंट किया। और इसी तरह बाकी कैले टेबल भी आप बना सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास क्लियर हो गया। अब मेरा भाई हम आते हैं किस चीज़ के ऊपर? अच्छा, एक और बात, आपको इस चीज़ का पता है कि AB और BA इक्वल नहीं होते। इक्वल होते हों तो आपके सामने ही ये दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? D10 जो है वो एक नॉन अबिलियन है, हमारे पास ग्रुप नॉन अबिलियन ग्रुप है, क्योंकि ये कम्यूट नहीं कर रहे, AB BA के इक्वल नहीं है। अच्छा, सिर्फ D10 ही नहीं बल्कि DN इज़ नॉन अबिलियन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि ये कहना चाहता हूँ कि D3 से लेकर जितने भी आगे हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये तमाम के तमाम नॉन अबिलियन हैं। कल मेरा भाई हमने एक बात की थी कि हर साइक्लिक जो होता है वो अबिलियन होता है, दुरुस्त। और इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या है? यानी कि अगर इसको P कहें, इसको Q कहें, तो इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। यानी कि ये बनेगा नॉन अबिलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक। यानी कि अगर किसी स्टेटमेंट की वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ना भी हो, एक साइड से सिर्फ इम्प्लाई कर रहा हो, तो उसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट तो हमेशा उसकी इक्विवेलेंट होती है। तो साइक्लिक है तो अबिलियन है, ठीक है। नॉन अबिलियन है तो नॉन साइक्लिक है, ठीक है। अब देखें, चूंकि मैंने कहा D3 D4 D5 ये तमाम के तमाम क्या हैं? नॉन अबिलियन है। दिस मीन्स डैट ये तमाम के तमाम नॉन साइक्लिक भी हैं, क्योंकि जितने भी ये ग्रुप्स हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है इनमें
जैसे D3 की बात करें तो उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 6 ऑर्डर का कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो इस सेट को, इस ग्रुप को जनरेट कर सके। D4 के अंदर बात करें तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, कोई भी हमारे पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है इस ग्रुप के अंदर जो इसको जनरेट कर सके। इसी तरह अब मैं आपके सामने एलिमेंट्स निकालूंगा, आप देखिएगा कि ये 10 ऑर्डर का हमारे पास एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में 10 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसको जनरेट कर सके। देखिए ना, साइक्लिक ग्रुप की यही डेफिनेशन होती है ना कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर जो है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये दोनों बराबर होने चाहिए। इस ग्रुप का ऑर्डर 10 है, इसका मतलब जो इसका जनरेटर है उसका ऑर्डर भी 10 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशन हो गई नॉन अबिलियन नॉन साइक्लिक की। आइए अब हम इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। मेरा भाई, सब ग्रुप्स की बात करने से पहले एक छोटा सा रिज़ल्ट है, उसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, रिज़ल्ट भी कह सकते हैं। वो क्या है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप डी एन कह लें या D2n कह लें, एक ही बात है। फोकस n पे रखिएगा आप। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है मेरा भाई सब ग्रुप्स का, वो होता है टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n। अब ये टा क्या है? टा का मीनिंग है, बल्कि पूरा लिखते हैं ना, टा ऑफ n मीन्स पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n के पॉजिटिव डिवाइजर्स। सिग्मा ऑफ n का मतलब है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। चूँकि यहाँ पर हम D10 की बात कर रहे हैं, तो n कितना है यहाँ पर? 5 है। यार n 10 नहीं है, ये n 5 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होता है 10 बनता है, n 5 ही है, चाहे आप इधर से देखें इधर से देखें। अच्छा, अब देखें टाउ 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 के पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो वो कौन कौन हैं? एक तो आपके पास 1 है जो 5 को डिवाइड करता है, और एक 5 खुद है जो 5 को डिवाइड करता है, यानी कि 2 ही हैं सिर्फ। तो इसका मतलब टाउ 5 क्या बना? 2। सिग्मा ऑफ 5 का मतलब क्या है? जो 2 डिवाइज़र आपने निकाले हैं उनका सम करें। एक डिवाइज़र 1 है, एक डिवाइज़र 5 है, इनका सम करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो फिर टोटल कितने बने? टोटल सब ग्रुप्स कितने बने फिर मेरा भाई? ये बन गए 8। क्यों भला? क्योंकि टाउ 5 2 है, सिग्मा 5 6 है, तो ये टोटल बनेंगे 8 सब ग्रुप्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक और रिज़ल्ट भी हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हों तो वो कितने होंगे DN के, यानी कि इन 8 सब ग्रुप्स के अंदर साइक्लिक भी तो होंगे ना कुछ। तो नंबर ऑफ़ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ DN, ठीक है मेरा भाई, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टाउ ऑफ n प्लस n। अब ये टाउ ऑफ n कितना निकाला है हमने, यानी कि हम 5 के लिए बात कर रहे हैं, तो टाउ 5 प्लस 5, टाउ 5 कितना निकाला है? 2 और 5, यानी कि टोटल 8 हमारे पास सब ग्रुप्स बनने हैं, जिनमें से 7 सब ग्रुप ऐसे होंगे जो कि साइक्लिक होंगे। आइए हम सब ग्रुप्स बनाते हैं। मैंने ये सोचा कि सब ग्रुप निकालने से पहले हम इन एलिमेंट्स के ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर आपको पता है 1 होता है। ए का ऑर्डर जब हमने डायग्राम्स बनाई थी, पेंटागॉन्स बनाए थे, तो हमने देखा था कि ए का ऑर्डर कितना है? 5 है। उसके बाद ए स्केयर जो है, इसका बॉर्डर कितना होगा? देखिए, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ए स्केयर को ख़ुद के साथ कितनी बार जो है ऑपरेट किया जाए कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ए स्केयर
ए स्केयर, ए स्केयर और ए स्केयर, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना आंसर आ जाएगा A10। A10 का मतलब A5 उसकी पावर 2, A5 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्केयर फिर आइडेंटिटी, तो कितनी बार किया है स्केयर को, 1 2 3 4 5, तो ए स्केयर का ऑर्डर भी कितना आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट ए क्यूब का ऑर्डर, ए क्यूब का ऑर्डर देखें ज़रा, ए क्यूब जो है ये किसका इन्वर्स है, क्या ए क्यूब को और ए स्केयर को मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ए क्यूब किसका इन्वर्स है, ए क्यूब इन्वर्स है ए स्केयर का। ए क्यूब जो है ये इन्वर्स है किसका, ए स्केयर का। ए स्केयर का ऑर्डर आपने अभी निकाला है क्या, 5 है, तो किसी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो आपको पता है अगर ए स्केयर का ऑर्डर जो हमारे पास 5 है तो ए क्यूब का ऑर्डर भी 5 होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आती तो ए क्यूब को भी इसी तरह 5 बार ऑपरेट कर लें तो यही आंसर आने वाला है। ए फोर जो है वो इन्वर्स है किसका, ए का। ए का ऑर्डर कितना है, 5 है, तो ए इन्वर्स का A4 का ऑर्डर भी कितना होगा, 5। ठीक है जी, ए का ऑर्डर कितना है, 5, तो A4 का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 5। बाकी ये तमाम की तमाम ये जो सारी जो हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं, इन तमाम का ऑर्डर 2 है। आइए अब हम इसके सब ग्रुप्स बनाते हैं। तो 8 सब ग्रुप बनेंगे जैसे कि हमने देखा भी है, सब ग्रुप्स ऑफ D10। पहला सब ग्रुप आइडेंटिटी, 7 सब ग्रुप बनेंगे, 7 साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे, बताया मैंने आपको। सबसे पहले हम 2 ऑर्डर देखें, 10 को पहले डिवाइड कौन कौन करता है ये तो देख लें। 10 को डिवाइड कौन करता है, 1, 2 करता है, 5 करता है और 10 खुद करता है। 1 ऑर्डर का आपने लिख लिया, 2 ऑर्डर के ऊपर आ जाएं। मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं को आइडेंटिटी के साथ मिला के लिख लें तो वो हमारे पास एक सब ग्रुप बनता है। आइडेंटिटी 2 ऑर्डर का कौन कौन है, 2 ऑर्डर का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जितनी रिफ्लेक्शंस हैं यही सिर्फ 2 ऑर्डर की हैं। तो पहले ई बी कर लें, फिर तीसरा सब ग्रुप बनाएं ई ए बी कर लें, चौथा सब ग्रुप बनाएं ई ए स्केयर बी कर लें, पांचवा सब ग्रुप बनाएं ई ए क्यूब बी कर लें, छठा सब ग्रुप E A4B कर लें। ठीक है, कंप्लीट हो गई। सातवां सब ग्रुप क्या होगा, देखिए ज़रा मेरा भाई, ये भी एक साइक्लिक है, ये आइडेंटिटी से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक है, ये बी से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक है, ये ए बी से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, ये किससे जनरेट हो रहा है, ए स्केयर बी से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक है, ये ए क्यूब बी से जनरेट हो रहा है, ये भी साइक्लिक है, ये A4B से जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, AH7 जो है वो क्या है, देखें एक एलिमेंट हमने अभी क्या कहा था कि 7 ऐसे होंगे जो कि साइक्लिक होंगे, पहला साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक, तीसरा साइक्लिक, चौथा साइक्लिक, पांचवा साइक्लिक, छठा साइक्लिक, एक साइक्लिक सब ग्रुप रहता है। वो कौन सा है, अगर आप गौर करें ये वाला, तो क्या ये ए स्केयर ए क्यूब A4 क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, बिल्कुल है। और लास्ट वाला क्या है, H8 है जो कि D10 इटसेल्फ है। तो ये हमारे सब ग्रुप्स कंप्लीट हो गए। अब इसकी लेटेस्ट डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।